यूपीएससी के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट कंटेंट पाने के लिए ईजी क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें जिससे कि नोटिफिकेशन मिलता रहे। कैसे हैं आप लोग? पिछली क्लास में हमने देखा कि जो है जब हम सोसाइटी को समझने की कोशिश कर रहे थे, समाज को समझ रहे थे, सोसाइटी को, तो हमने एक होमवर्क लिया और हमने कहा कि हम एक ड्रॉ करेंगे फिगर। इसमें हमने खुद को बनाया और फिर हमने देखा कि और लोगों से हम कैसे जुड़े होते हैं। ये रिलेशनशिप की बात की। ये हमने कहा फादर हैं अगर और ये मदर हैं, तो इनसे भी रिलेशनशिप में हैं हम, है ना। एक पैटर्न होता है बनाने का सोशियोलॉजी में, वो हम धीरे से सीखेंगे। जब मैरिज को दिखाना होता है तो ऐसे दिखाते हैं हम, और इसके अंदर ऐसे निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब हो गया ये इनके बच्चे हैं। और गर्ल्स बॉयज़ को दिखाने का तरीका अलग होता है। गर्ल्स को हम ऐसे दिखा देते हैं, बॉयज़ को ऐसे दिखा देते हैं, लेकिन अभी कोई ज़रूरत नहीं है उसकी हमको। ये हमने एक ले लिया, यहाँ पे जुड़ा। ये वाले पार्ट को हम फैमिली बोल दे रहे हैं। परिवार है ये आपका, परिवार। फिर इसके बाद हम इस दायरे के साथ ऐसे ही बहुत सारे परिवारों से जुड़े होते हैं। हमने देखा कि हम कोई डिसीजन ले रहे होते हैं, कोई भी बात कह रहे होते हैं। जब कोई भी बात हम कह रहे होते हैं तो या कोई डिसीजन ले रहे होते हैं, तो ये सारे लोग मिल करके हम पे कुछ प्रेशर जनरेट करते हैं। और जब ये दबाव हमारे ऊपर पड़ता है इन सारे लोगों के अस्तित्व का, ये सारे लोग जो हमको दिख रहे होते हैं, तो इससे क्या हो रहा होता है कि हमारा जो डिसीजन है, जो हमारा निर्णय है, वो बदल रहा होता है ना। डिसीजन जो है वो चेंज हो रहा होता है हमारा। और आपको इस फोर्स का अंदाज़ा तब लगेगा जब आप, जैसे हमने कल देखा पिछली क्लास में, कि हमने देखा कि अगर आप इंटर रिलीजन या इंटरकास्ट शादी के बारे में सोचते हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी मजबूती से इसने आपको पकड़े हुआ, मतलब हाँ, कितनी मजबूती से आपको पकड़े हुए है। और जब हम सोसाइटी की बात करते हैं, जब भी हमने सोसाइटी को हमने कहा कि सोसाइटी इज़ द नेट ऑफ रिलेशनशिप, तो ये सिर्फ इतना सा नहीं है, बल्कि जब आप यहाँ से निकलते हैं और आप स्कूल में आते हैं, है ना, यहाँ से निकलते हैं, आप कॉलेज में आते हैं, तो यहाँ पे भी लोग जुड़ते हैं आपसे, जिसको हम फ्रेंड्स बोलते हैं, है ना, दोस्त बोलते हो आप, अब हम देखेंगे। और कॉलेज में भी यही रिलेशनशिप होता है। यहाँ पे टीचर्स वगैरह भी मिलते हैं आपसे। तो ये जब आप इसको धीरे 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 बड़ा करते हो, आजकल क्या है, आजकल यहाँ आपकी पिक होती है, इसको हम फेसबुक बोलते हैं, और ये व्हाट्सएप है ना, व्हाट्सएप है ऐसे। तो ये यहाँ से भी हम जुड़ रहे हैं, और हम ध्यान से देखेंगे तो एक वर्चुअल प्रेशर जो है, एक आभासी दबाव, एक बल हम पे पड़ रहा होता है, वर्चुअली पड़ रहा होता है। आप अचानक फेसबुक पे रहिए, फिर आप अपने बिहेवियर को जज करने की कोशिश करिए। आप व्हाट्सएप के ग्रुप में अपने बिहेवियर को देखने की कोशिश करिए। जैसे जैसे लोगों की संख्या बढ़ने लगती है, फिर अपने बिहेवियर को ध्यान से देखिए। तो सोशियोलॉजी क्या है? अब ये वाला जो एरिया आपका बना, इसको आजकल हम वर्चुअल सोसाइटी बोलते हैं, आभासी समाज बोल रहे हैं। और ये सब कुछ आपके लिए आपकी रिलेवेंट सोसाइटी है।
और अगर इस तरह के हिस्सों में हम एक बड़ा सा नेट बनाएं, एक बड़ा सा डायग्राम डेवलप करें जिसमें आप अपने पूरे डिस्ट्रिक्ट के लोगों को, ज़िले के लोगों को, प्रदेश के लोगों को, पूरे भारत के लोगों को, सबको उसमें जोड़ दो आप। और जोड़ने के बाद आप देखोगे कि बहुत अजीब सा, मतलब एक स्ट्रक्चर बनेगा जिसमें नेट ही नेट है। ये इतने रिलेशनशिप पैटर्न डेवलप्स होंगे आपको कि ये बड़ा उलझा सा लगेगा। और जब हम इसको ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं इस पूरे जाल को, तो हर व्यक्ति इसमें जो है वो जुड़ाव रख रहा है। और इसमें जो ये व्यक्ति जो जुड़ा हुआ है इन सारे नेट के साथ, इन सारे संबंधों के साथ जुड़ा हुआ है, सारे संबंध इसके लिए उतने दबाव मूलक नहीं है। ये दबाव कम डाल सकता है, ये कम डाल सकता है, ये ज़्यादा डाल सकता है, ये ज़्यादा डाल सकता है, ये कम डाल सकता है। तो सोशियोलॉजी जो होती है, जो जिसको हम समाजशास्त्र बोलते हैं, वो इस ग्रुप्स का अध्ययन है, समूहों का अध्ययन है, ये बिहेवियर का अध्ययन है, व्यवहार का अध्ययन है, ये इंस्टीट्यूशंस का अध्ययन है, ये ऑर्गेनाइजेशन का अध्ययन है। सोशियोलॉजी कभी बहुत इंडिविजुअल बिहेवियर की बात नहीं करती है। जब आप एकदम इंडिविजुअल बिहेवियर की ओर जाओगे तब आप मनोविज्ञान की ओर जाओगे, साइकोलॉजी की ओर चले जाओगे। ये अलग बात है, बहुत सारी साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो मनोवैज्ञानिक समस्याएं होती हैं, वो समाजशास्त्री हैं, सोशियोलॉजिकल हैं वो। इसको अब ध्यान से हम देखने की कोशिश करते हैं। और इसको जब, अच्छा, सोशियोलॉजी के साथ एक खूबसूरती क्या है कि ये जो जिस पैटर्न की हम बात कर रहे हैं, ये शब्द हैं ग्रुप्स, बिहेवियर, इंस्टीट्यूशन, संस्थाएं, संगठन, इनका अपना एक मतलब होता है। थोड़ा सा अभी आपको ये शब्द अनजाने से लग रहे होंगे, बहुत बार हम सामान्य रूप से इनको जान रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। तो अभी सामान्य अर्थ में लेंगे, थोड़ा सा विशेष अर्थ में कुछ समय के बाद इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो ये जो दायरा आप देख रहे हैं, इससे आपके अखबार भरे पड़े हैं। आप जिन खबरों को टेलीविज़न पे देख रहे हो वो इसी से संबंधित है। दुनिया भर की खबरें आ रही होती हैं। ये संबंध जो हैं, ये जो जैसे प्रेशर डालते थे, ये जैसे कंट्रोल करते थे, सामाजिक नियंत्रण करते थे, एक जैसा व्यवहार दिखता था, एक जैसा बिहेवियर पैटर्न दिखता था, वो बदल रहा होता है। तो जो समाजशास्त्री कल्पना है, जो सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन है, उसमें इसका जीवन है ना, जीवनी बोल दो, बायोग्राफी। और चूंकि ये जो है, ये जो व्यक्ति है, अगर इसे आपने खुद को रखा, अब इसकी जगह अपने पिता को रखिए, फिर अपने दादा को रखिए, परदादा को रखिए, आप देखेंगे कि समय के साथ जैसे जैसे टाइम जो है धीरे 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 बढ़ता रहा, ये जो नेटवर्क था वो बदलता रहा, वो परिभाषाएं उसकी बदलती रहीं। तो एक तो आपको बायोग्राफी पे ध्यान देना है, दूसरा इसके साथ आपको हिस्ट्री पे ध्यान देना है, क्योंकि जो नेटवर्क बन रहा है, जो नेट बन रहा है, ये समय के साथ बदल रहा होता है। और जैसे जैसे ये सब कुछ बदलेगा, वैसे वैसे इसका व्यवहार बदलेगा। जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन होता गया, जैसे जैसे औद्योगिकरण होता चला गया और कैपिटलिज्म, पूंजीवाद बढ़ता चला गया, हमने कोरोना पीरियड में बड़े ध्यान से देखा कि कोई किसी की मदद को तैयार भी नहीं हो पा रहा है। तो जो सामूहिकताएं थी, जो कलेक्टिविटी थी, जो हम बहुत सारे लोगों को जोड़ करके चलते थे, एक बदलाव सा अचानक सा आने लगा। और ये हमेशा ध्यान रखिएगा, जब इसकी परिभाषा बदलेगी, इसकी डिफिनीशन बदलेगी रिलेशनशिप को लेके, इसकी बदलेगी रिलेशनशिप को, इसकी, जब सब एक जैसी डिफिनीशन को पाएंगे, एक जैसे कॉन्सेप्ट्स को डेवलप करेंगे, एक जैसी
एटीट्यूड एक जैसे बनाएंगे, एक जैसी मनोवृत्तियां बनाएंगे, एक जैसे विचार बनाएंगे, एक जैसी सोच बनाएंगे, ये थॉट प्रोसेस, एटीट्यूड, ये सब कुछ जब सिमिलर हो जाएगा सबके दिमाग में, तब ये इसका व्यवहार, तब इसका बिहेवियर बदलेगा। और इस बिहेवियर के लिए ये सारे और सारे लोग तैयार हो जाएंगे, तो इनके द्वारा इसका एक्सेप्टेंस बढ़ जाएगा, इस बिहेवियर का, इस व्यवहार का, तो सोशल एक्सेप्टेंस बढ़ जाएगा। तो जब सामाजिक स्वीकृति जब तक नहीं होगी, सारे लोगों के द्वारा नहीं होगी, तब तक ये जब भी कोई व्यवहार करेगा तो ये बहुत सारा प्रेशर फील करेगा। अगर ये सिर्फ अकेला बदला होता, और आप इमेजिन करिए, आप कल्पना करिए कि ये सिर्फ अपने व्यवहार को बदलता, कहता मैं एकदम से समाज से कट के अपने आप को करता हूं, और तो ये सारे लोग इसकी सामाजिक बुराई करते, इसको दिक्कत होती, इसको परेशानी होती, ये डायलेमा में रहता, दुविधा में रहता, तनाव में रहता, स्ट्रेस में रहता और जूझता कि सही क्या है, गलत क्या है, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। तो व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, ये सारे लोगों के दिमाग में है। जब तक बहुत सारे लोग नहीं होंगे, जब तक ये ग्रुप्स नहीं होते हैं, जब तक ये ऑर्गेनाइजेशंस नहीं होते हैं जिसके हम सदस्य होते हैं, मेंबर्स होते हैं, जब तक हम उसको समझने की कोशिश नहीं करेंगे, हम कभी सोशियोलॉजी को नहीं समझ पाएंगे। और ये ठीक है। अब और दूसरा, इसके लिए आप रोजमर्रा के अखबारों को देखते हैं तो आप उस पैटर्न को देख सकते हैं कि कैसे धीरे धीरे बदल रहा है, क्योंकि सबके दिमाग में धीरे धीरे बदलाव आ रहा होता है। एंड्रॉयड आया, हम वेस्टर्न कल्चर की चीज़ों पर, वेस्टर्न कल्चर को, पश्चिमी संस्कृति की चीज़ों को देखने लगे, मूवीज़ देखने लगे, दक्षिण भारतीय फिल्मों को देखने लगे। तो जब जैसे जैसे हमारा दायरा बढ़ता जाता है वैसे वैसे, लेकिन हमारी सोच समझ बढ़ती जाती है। लेकिन इसके लिए ये भी ज़रूरी होता है कि सबके दिमाग में बने ये, और नहीं कम से कम उतने लोगों के भी दिमाग में तो बदले कि जो ये व्यक्ति है, ये जिस चीज़ों जहाँ जहाँ से इसका जुड़ाव है वहाँ पे सब उस जैसी सोच रख रहे हों, तब इसके व्यवहार को आसानी होगी। आप ध्यान से देखोगे, अगर इसके पास कुछ पैसा है, ये कुछ, इसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थोड़ा सा बेहतर है, ये अच्छी ज़िंदगी जीता है, इसका स्कूल अच्छा है, इसका कॉलेज अच्छा है, घर में पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हैं, और ये सारे लोग अपना अपना काम करते हैं, बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में भरोसा नहीं करते हैं, थोड़ा अमीर हैं, तो आप देखोगे ये आज़ाद ज़्यादा होता है। हम इसकी बात कर चुके हैं पिछली क्लास में। तो जब ये आज़ाद ज़्यादा होगा तो ये निर्णय जो है ज़्यादा बेहतर तरीके से लेगा। इसलिए अध्ययनों में पाया गया कि जो न्यूक्लियर फैमिली है वो बच्चे के विकास में, जो चाइल्ड डेवलपमेंट में ज़्यादा अच्छी होती है। अब शायद थोड़ा सा मन में कुछ लग रहा हो, तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास दो तरह की चीज़ें होती हैं। हमारे सिलेबस में लिखा होगा कि फैक्ट और वैल्यू। तो एक हम देखते हैं, तथ्य हमारे लिए वो होता है जो सच में होता है ना। सोशियोलॉजिस्ट, समाजशास्त्री घटनाओं को, इस तंत्र को देखता है बड़े ध्यान से, इसको समझता है, और जो सच में घट रहा होता है, जो सच में बदल रहा है, जो सच में इवेंट जो है वो घट रहा है, उसको जानने की कोशिश करता है, उसके इम्पैक्ट को देखने की कोशिश कर रहा है, इस जुड़ाव में होने वाले परिवर्तनों को समझ रहा होता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर अभी आप इसको पुरुष मान लें या इसको महिला मान लें, इसको अमीर घर में रख लें, इसको गरीब घर में रख लें, इसको ग्रामीण परिवेश में रख लें, हाँ, अलग अलग जातियों में रख लें, अलग अलग धर्मों में रख लें, जैसे जैसे इसकी जगह आप बदलते जाएंगे, ये जहाँ जहाँ से ये जुड़ा हुआ है वो सब कुछ बदलता जाएगा। और जैसे सब कुछ बदलता जाएगा, वहाँ पे इसके व्यवहार की स्वीकृति देने वाले, इसके जो बिहेवियर को एक्सेप्ट करने वाले, इसके व्यवहार को स्वीकृति देने वाले ये लोग बदलते चले जाते हैं। और जैसे ये बदलते जाते हैं वैसे वैसे व्यवहार बदलता चला जाता है। हमें कभी एहसास ही नहीं होता कि हम इतनी बुरी तरीके से जकड़े हुए हैं। ये वो रस्सियां हैं, ये वो धागे हैं जिन्होंने हमें बुरी तरीके से जकड़ा हुआ है। और जैसे आपने अलग अलग धर्मों की बात की, अलग जातियों की बात की, महिला की बात की, पुरुष की बात की, गांव की बात की, शहर की बात की, अमीर की बात की, गरीब की बात की, और जैसे आप इसको देखते हो तो आपको समझ में आना शुरू होता है कि यार यहाँ तो बड़ा अलग अलग हिस्सों में चीज़ें बटी हुई हैं, अलग अलग स्टेटा में।
यहाँ पे रहने वाले के लिए सब कुछ अलग है, यहाँ पे रहने वाले के लिए सब कुछ अलग है, यहाँ पे। और आप इसको जीवन में महसूस कर सकते हो कि आप देखते हो कि दिल्ली में परवरिश में पड़ा जो बच्चा है उसका चीज़ों को सोचने समझने का तरीका अलग होता है, अलग आयु वर्ग में अलग होता है। तो इतिहास, टाइम एंड स्पेस, स्थान है ना, और समय, ये निर्धारित कर रहा होता है इस पूरे रिलेशनशिप चैनल को, इस नेट को, और वो इसको बदल रहा होता है। फर्दर हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन एक हमारे मन में कुछ, हमारे दिमाग में कुछ क्लियर कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए। जितना हम क्लैरिटी से चीज़ों को देखेंगे, अब आप इसकी जीवनी को ध्यान से देखो और उसके साथ समय और स्थान को देखो। फिर मैंने बोला आप पीछे वाली पीढ़ी के देखो, अलग गांव वाले को देखो, धर्म को देखो। तो बायोग्राफी एंड हिस्ट्री, ये दो चीज़ें मिलती हैं तो सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन बनता है, समाजशास्त्री कल्पना बनती है। इसको सी राइट मिल्स ने बताया था। सी राइट मिल्स, CW मिल्स बोलते हैं हम उनको। ठीक, यहाँ तक मुझे आशा है आपका ये क्लियर हुआ होगा। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे समझ और बेहतर होती चली जाएगी हमारी। किसी भी विषय के संदर्भ में जब हम किसी विषय को पढ़ रहे होते हैं तो हमारे साथ दिक्कत ये है, ऑप्शनल में या कहीं पे भी हम सीधे सीधे सिलेबस को जानने की कोशिश करते हैं। हम पाठ्यक्रम को उठाते हैं और उसको पढ़ जाते हैं, कुछ सवालों को देख रहे होते हैं। देखो एक चीज़ समझने की कोशिश करना, जो सिलेबस में, जैसे आप फिजिक्स एक शब्द है, अब फिजिक्स में आपको कोई 20 मिनट में कैसे फिजिक्स बता सकता है? कोई 30 मिनट में कैसे बता सकता है पूरी फिजिक्स को? फिजिक्स एक वर्ड हो जाएगा। दूसरे नंबर पे आप उसका वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन जान जाओगे, उसके चैप्टराइजेशन जान जाओगे, चैप्टर्स को देख लोगे, जो उसमें अध्याय लिखे गए हैं आप उनको समझ जाओगे। लेकिन उसके अंदर क्या है, वो समझ क्या है, उस कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन क्या है, ये समझने में वक्त लगता है। तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा, है ना, धैर्य को बनाए रखिएगा, नहीं तो फिर नुकसान हो जाता है, स्कोर नहीं आएगा। यूपीएससी का पेपर काफ़ी आसान पेपर है। सोशियोलॉजी इसलिए अच्छी है कि सोशियोलॉजी में अगर आपको कॉन्सेप्ट है तो आपको, अगर आप उसको अपडेट करना चाहते हो, करंट में न्यूज़ डालना चाहते हो, तो न्यूज़ चारों तरफ आपके भरी पड़ी है, आपको कुछ इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बाद में हम आपको कुछ ज़रूरी रिसर्च पेपर, न्यूज़ वगैरह, कुछ नए केस अध्ययन वगैरह कुछ होंगे, वो हम आपको उपलब्ध करा देंगे। अब इसके साथ ये हमेशा ध्यान में रखिएगा कि सोशियोलॉजी उसी जो हमको समझ में आया कि किस चीज़ का अध्ययन है, उसके अलावा भी बहुत कुछ अभी बाकी है। इसी डिफिनीशन में हम बदल सकते हैं। ऑप्शनल में एक चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना है कि ऑप्शनल में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है लैंग्वेज। ईच एंड एवरी सब्जेक्ट हैज़ इट्स ओन लैंग्वेज। हर विषय अपनी विशेष भाषा रखता है। आप किसी भी घटना को, किसी भी फेनोमेना को, आप जो है जब आप सोशियोलॉजी में लिखते हैं तो सोशियोलॉजी की अपनी वोकैब है, अपनी टर्मिनोलॉजीज है, अपनी शब्दावलियां हैं उसकी। और ये ध्यान में रखिएगा कि जिसको आप शब्दावलियां कहते हो असल में सिर्फ शब्द नहीं होते। जैसे अगर मैं बोलूं माँ, ठीक है, आप इस डिक्शनरी में पढ़ लो कि माँ वो होती है जो बच्चे को पैदा करती है, उसका तो उसका एक ब्लड रिलेशनशिप होता है, ऐसा होता है, आपने डिफाइन कर लिया। लेकिन नहीं, आप उसके अलावा भी उस रिलेशन में बहुत कुछ है। ये जो माँ शब्द है, ये अपने आप में एक खास तरह की समझ दे रहा होता है, एक खास तरह की तस्वीर को हमारे दिमाग में पैदा कर रहा होता है, खास तरीके से मानसिक प्रक्रियाएं इस पे वर्क कर रही होती हैं, खास इमोशंस को पैदा कर रहा होता है। वैसे ईच एंड एवरी वर्ड, हर एक, मतलब प्रत्येक शब्द जो सोशियोलॉजी में है, जो ये इसकी अपनी एक पर्टिकुलर मीनिंग होती है। मीनिंग के साथ हमेशा यह ध्यान में रखेंगे कि ये मीनिंग असल में ये खास पिक्चर बनाएगा, खास तस्वीर बनाएगी। और जब तस्वीर बनती है तो तस्वीर किसी भी मीनिंग में हमेशा ये देखिएगा, वक़्त में ये होता है कि चाहे वो पूरी कोई इंग्लिश डिक्शनरी आप पढ़ रहे होते हैं,
है ना, कोई डिक्शनरी पढ़ रहे हो, किसी भी सब्जेक्ट में पढ़ रहे हो, तो होता क्या है कि जो भी दो वर्ड्स होते हैं, जो दो शब्द होते हैं, असल में हम उसमें ये देखना कोशिश करते हैं कि जैसे अगर आपने एक वर्ड बोला राम और श्याम, एक हम बोलते हैं कैट, लॉयन, तो असल में ये दोनों शब्द जो हैं, ये दिमाग में ये बता रहे होते हैं कि ये इससे अलग कैसे है और ये इससे अलग कैसे है, ये इससे अलग कैसे है और ये इससे अलग कैसे है। तो जब भी किसी भी चीज़ की मीनिंग को जानने की कोशिश करेंगे तो बहुत क्लैरिटी से जानेंगे। यही कारण है कि इंग्लिश में हमारा वोकैब कमज़ोर होता है, हिंदी में कमज़ोर होता है, या हम अंग्रेजी नहीं सीख पाते, हिंदी नहीं सीख पाते, तमिल, उड़िया, जो आपको लैंग्वेज सीखनी है आप नहीं सीख पाते हैं, क्योंकि आप जिस मीनिंग को जानने की कोशिश कर रहे होते हो, मीनिंग असल में दो चीज़ों को अलग कर रही होती है, डिफ्रेंशिएट कर रही होती है। द डिफरेंस बिटवीन द वर्ड्स, डिफरेंस बिटवीन द कॉग्निटिव प्रोसेस, डिफरेंस बिटवीन द इमोशंस, डिफरेंस बिटवीन द इमेजिनेशंस, परिकल्पनाओं में, भावनाओं में, मानसिक प्रक्रियाओं में, इन सब में दो शब्दों में अलग अलग बदलाव होता है। आप ये मान लीजिए राम आपका भाई है और श्याम पड़ोसी है। अब आप इन दो वर्ड्स को ध्यान से सोचिए। राम, दिमाग अलग तरह का प्रोसेस करेगा अब आपके लिए, उसके साथ एक भाई का रिश्ता भी जुड़ेगा आपका, वो संबंध अलग तरीके से दिखना शुरू होगा, इसकी जो पिक्चर है वो अलग होगी, इसके इमोशंस अलग होंगे, इसके बारे में जो आप इमेजिनेशन करोगे, जो कुछ सोचोगे वो अलग होगा, इसके बारे में अलग होगा। परसेप्शंस हैं जो हम उसके सोच करके धारणा बना रहे हैं, वो सब कुछ बदल रहा होता है। तो हमारे साथ एक समस्या क्या हो जाती है कि हम ये अलग नहीं कर पा रहे होते हैं। यही कारण है कि जब विषय को हम लिख रहे होते हैं तब हम गलत शब्दों का उपयोग कर रहे होते हैं गलत जगह पे, और अगर आपने ये किया तो फिर किसी भी विषय में आपका नंबर नहीं आएगा। यहाँ से ये साफ पता लग जाता है कि आपको असल में विषय की समझ ही नहीं है। इससे ये पता लग जाता है कि आपको विषय की समझ नहीं है और हमें समझ विकसित करनी है। और थोड़ा सा ये भी ध्यान में रखिएगा, देखिए समय गड़बड़ सा है इस बीच में, और हिम्मत नहीं छोड़नी है ना, हिम्मत नहीं छोड़नी है, बस अपनी निरंतरता को, कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखना है। नाराज़ हम उससे ज़्यादा होते हैं। अब मैंने अपना एक बिहेवियर जज किया और लोगों को भी देखा, जैसे हमें कोई कुछ बोल देता है या हम किसी प्रॉब्लम में होते हैं या कुछ परेशानी में, हमने पढ़ाई नहीं की या मैंने अपना काम नहीं किया, तो मैं फ्रस्ट्रेट होता हूँ, मैं परेशान हो जाऊँगा। और जब तक मैं किसी दूसरे को पीड़ित नहीं कर दूंगा ना, ये जो लोग हैं वो दूसरे को किसी को पीड़ित नहीं कर देंगे, तब तक उनको यहाँ संतुष्टि नहीं होती। ये ध्यान से रखिएगा, ये सोशियोलॉजी आपको सिखाती है। ये अपने व्यवहार को थोड़ा सा बदलिए। कोई दूसरा दोषी नहीं है, दोषी हम खुद होते हैं, क्योंकि हम अपना काम सही से नहीं कर रहे हैं, हम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, हमारी जो कुछ और जिम्मेदारियां उसको करनी, हम खुद को सही से अपने को समझा नहीं पा रहे हैं। और साथ सब कुछ बेटा देखो होता क्या है कि ये जो हमारा दिमाग है ना, ये सिर्फ पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन के साथ ही चल रहा होता है। कोई एक बात जो आपके दिमाग में आई, वो हम आगे समझेंगे, वो बात हम दिमाग में चलाते रहते हैं और बहुत लंबे परेशान होते हैं। वो माइंड न्यूरॉन्स हैं, तो इन्फॉर्मेशन कौन सी पुट कर रहे हैं। अब आप जरा इमेजिन करिए, आप परेशान नहीं होना है आपको, अब जरा सोचिए, आज के 10-15 साल पहले सोचिए ना, या 4-5 साल पहले सोचिए, कुछ साल पहले जब आप सिविल की तैयारी भी नहीं जानते थे, आप किन परिस्थितियों में थे, आपको क्या आता था, कुछ भी नहीं आता था। आज आप जब अपनी पढ़ाई शुरू कर रहे हो या कर चुके हो, पहले से कितने बेहतर हो, चीज़ों को समझते हो, जानते हो, कितनी किताबें पढ़ रखी होंगी, तो सब बदल रहा है। आप बहुत इम्प्रूव कर चुके हो पहले से, लेकिन आपको इम्प्रूव और करना है ना, खूब इम्प्रूव किया जाएगा। थोड़ा सा ना खुद परेशान होना, ना दूसरे को परेशान करना है ना। अब मैंने तो अपना नेचर देखा, हो सकता है आप भी अपना नेचर देखो, है ना। अब सामने होते थोड़ा और अच्छा लगता है, कोई बैठा बैठा है नहीं यार, तो थोड़ा मैं भी थोड़ा कंफर्टेबल नहीं हूँ उतना पढ़ाने में, लेकिन मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि आप लोग मेरे पास बैठे हो, है ना।
और देखिए आप थोड़ा सा परफॉर्म करिएगा, फैसिलिटी या चीज़ों को लेकर कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, जैसे आप परफॉर्म करेंगे। और पर्सनली मुझे लगा कि आप रिज़ल्ट आपका आने वाला है ना, तो ऑनलाइन एक्सेस के लिए टेंशन मत लीजिएगा, कोर्स के रिवीजन की टेंशन मत लीजिएगा, है ना, वो सब कुछ हो जाता है, लेकिन सिर्फ उनके लिए होगा जो मेहनत करते हैं, जो अच्छे बच्चे हैं, है ना। और अच्छी इन्फॉर्मेशंस को लाइए। याद करिए ना कितनी विपरीत परिस्थितियों से आप यहाँ तक आ गए हो, और अभी सब सही हो जाएगा, सब बदलेगा, है ना, सब ठीक हो जाएगा और आप अच्छा कर ले जाएंगे। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या इमेजिनेशंस हमारे दिमाग को ला रही होती है, उसको बहुत ध्यान से हमको वॉच करते रहना है। ठीक, यहाँ तक हमने समझा कि लैंग्वेज जो है किसी भी सब्जेक्ट में बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, इसलिए उसकी वोकैब को जानना बहुत ज़रूरी है। एनसीईआरटी और किसी लायक नहीं है, कोई बहुत चमत्कार नहीं होगा एनसीईआरटी पढ़ के। एनसीईआरटी किसी भी सब्जेक्ट के एनसीईआरटी पढ़ के आप शुरू में इस लैंग्वेज को समझ जाते हो, क्योंकि जब वो सब्जेक्ट थोड़ा सा स्टैंडर्डाइजेशन की ओर बढ़ेगा, थोड़ा मानकीकरण अपग्रेड होना शुरू हो जाता है, अपग्रेडेशन होगा, तब आपके पास वोकैब बढ़ जाती है। वोकैब बढ़ जाती है तो थोड़ा सा अच्छे से समझ में आने लगता है। तो शुरू में हम जो कोशिश करने जा रहे हैं वो उन्हीं वोकैब्स को डेवलप करने की कोशिश करेंगे, उन्हीं शब्दावलियों को डेवलप करने की कोशिश करेंगे जिससे समझने में चीज़ों की आसानी हो। यही कारण है कि हम एनसीईआरटी को यूज़ कर रहे हैं। बाकी ऐसा कोई बहुत उपयोग नहीं है कि आप बहुत गंभीरता से उसको 3 से 4 बार पढ़ने लगो, एक एक चीज़ को याद करने लगो, नहीं। आप कोई भी चीज़ पढ़ोगे, पेन कॉपी लोगे और ड्रॉ करोगे, जितना चित्र बनाओगे उतना बेहतर तरीके से चीज़ों को समझते जाओगे। ठीक, अब जो सोशियोलॉजी का सिलेबस है, सिलेबस लेके आया मैं आज, है ना, तो पेपर 1 है वो फंडामेंटल्स ऑफ सोशियोलॉजी है। अब आप बहुत ध्यान से देखिएगा, ऊपर जो टर्म है ना, फंडामेंटल्स ऑफ सोशियोलॉजी, ये वर्ड लिखा हुआ है, मतलब ये समझना बहुत ज़रूरी है। और इन फंडामेंटल्स का यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट्स हैं इनका हमको समझना है एप्लीकेशन। ये अवधारणाएं हैं, ये मूल अवधारणाएं हैं, है ना। अवधारणाओं का क्या हमको है उपयोग, और यही उपयोग जो होता है इसको हम बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग, समझ। ये इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जब भी कुछ चीज़ पढ़िए तो उसका एप्लीकेशन ज़रूर सोचिए। और यूपीएससी ने लिखा है कि जो आपकी मुख्य परीक्षा है वो इसी का है, समझ का परीक्षण है वो, और गहन ज्ञान का है। जो आप पढ़ रहे हो उसमें कितनी गहराई से आप चीज़ों को समझ रहे हो। ठीक, तो इसी मेजर हेडिंग में, ये बड़ी हेडिंग, इसके अंतर्गत सब हेडिंग फिर दी हुई है कि सोशियोलॉजी डिसिप्लिन क्या है, कैसे पैदा हुई सोशियोलॉजी। फिर जब हमने वो नेट की बात की, ये जो हमने समझा, इसको समझने के लिए कुछ थिंकर्स हैं हमारे पास, इन थिंकर्स का यूज़ करके इस रिलेशनशिप का फ़ायदा है कि नुकसान है ना, ये कैसे काम कर रहा है, उसको जानने के लिए कुछ हम सिद्धांत का, थियरी का यूज़ करते हैं। थियरी का कोई बहुत उपयोग नहीं होता, थियरी के साथ एक अच्छा चीज़ ही हो जाता है कि जब हम थियरी को यूज़ करते हैं तो इसको समझने का हमें एक पैटर्न मिल जाता है। जैसे हमारे सिलेबस में लिखा होगा, मार्क्स लिखा है, डर्कहाइम लिखा है, वेबर लिखा है, मीड लिखा है, और कुछ थिंकर नहीं लिखे होंगे वो सब भी। तो जब हम इनका नाम, पार्सन्स है, मर्टन है, जब हम इनके सिद्धांतों का उपयोग करते हैं तो इनका सिद्धांत, ये जो पैटर्न है रिलेशनशिप का, ये जो नेट हमने बनाया था, शुरू में समझने की कोशिश की, उस नेट को खास निगाह से देखने के लिए हमारे माइंड को ट्रेंड करता है। तो थिंकर को जब भी हम पढ़ेंगे तो थिंकर के साथ ये होता है कि वो पर्टिकुलर ट्रेनिंग को हमको लेकर के चलना है कि इसको हम मार्क्स की निगाह से कैसे देखेंगे, इसको हम डर्कहाइम की निगाह से कैसे देखेंगे, पार्सन्स की निगाह से कैसे देखेंगे, एंड हाउ वी कैन सी इट
इन द व्यू ऑफ मर्टन्स थियोरी, मर्टन की सिद्धांत की निगाह से इसको कैसे देख सकते हैं हम ये समझने की कोशिश करेंगे। मीड ने कैसे देखा, कूले ने कैसे देखा, ब्लूमर ने कैसे देखा, दुनिया भर के लोग हैं, लेवी स्ट्रॉस हैं, दुनिया भर के लोग हैं, और अलग अलग बात करते हैं वो लोग। कुछ आपके सिलेबस में हैं, कुछ स्टेट पीसीएस में होंगे। तो इसी चैनल को हमको देखना है, इसी चीज़ को हमको समझने की कोशिश करनी है। तो इसी फ्रेम को समझने के अलग अलग तरीके हैं। तो किसी भी घटना, किसी भी चीज़ को अगर हम इन थिंकर्स के बेस पे भी एक्सप्लेन करना शुरू कर दें ना, तो भी आंसर आपका लिख उठता है, तो भी आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। इसलिए पेपर 2 में बहुत लोग आपको बता देते हैं कि आप जब कुछ पढ़ रहे हैं तो थिंकर्स को उठाइए और इसको देखिए और इसको लिख दीजिए, और काम भर को नंबर आने लगता है, काम भर को नंबर आने लगता है। हाँ, काम भर को आ जाएगा, लेकिन बहुत चमत्कार नहीं होगा, बहुत चमत्कार नहीं होगा। ठीक, तो इसका ये समझना है, ये बहुत ज़रूरी है। और जहाँ इनके बारे में सीधा पूछा जाएगा हम सीधा लिखेंगे। जहाँ अब जैसे इनके दृष्टिकोण से आप देखोगे कि जब इन थिंकर्स को पढ़ोगे तो जितनी यूनिट आप पढ़ रहे हो उसमें सब में ये यूज़ आते रहते हैं, क्योंकि उसको देखने का एक नज़रिया है। तो इन सब की निगाह से देख लोगे तो दिखना शुरू होगा। सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन में भी इन सब को देख लो तो भी काम हो जाता है। हाँ, ठीक। फिर सोशियोलॉजी एज अ साइंस, यहाँ साइंस का मतलब सिर्फ इतना है कि जब हम इसको, साइंस का मतलब ये होता है कि मतलब इसकी खास अपनी मैथोलॉजी होनी चाहिए, है ना, खास अध्ययन पद्धति होनी चाहिए। क्योंकि किसी भी चीज को, वो फैक्ट को जानना है अगर, है ना, फैक्ट जिसको हम यूनिवर्सल ट्रुथ बोल देते हैं, ये पेन है ना, लेकिन इसके साथ ये अच्छा है कि बुरा जोड़ दें तो वैल्यू हो जाता है। जो होना चाहिए वाला व्यवहार जोड़ दें तो बिहेवियर साइंस में वैल्यू का बड़ा इंपॉर्टेंस हो जाता है। अब फिजिक्स वगैरह में फैक्ट, सब कुछ फैक्ट ही है ना, केमिस्ट्री में फैक्ट है, बायो में फैक्ट है, फैक्ट ज़्यादा है। ह्यूमैनिटीज़ में फैक्ट के साथ वैल्यू भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि हम हर चीज़ में अच्छा बुरा सोचते हैं, हमारी परवरिश ऐसी होती है। और सोशियोलॉजी में तो हम इतने बड़े नेटवर्क से जुड़े होते हैं, उसमें एक अच्छा क्या है बुरा क्या है हम जानते रहते हैं, तो वो चीज़ें हमें परेशान भी करती रहती हैं। तो जब आपको फैक्ट को जानना होता है कि सच में ये घटना क्या है, तो हम खुद को अलग कर रहे होते हैं इस घटना से, इस घटना से खुद को अलग कर रहे होते हैं। तो अलग करके जब इसको देखेंगे तो इसको फिर हम ऑब्जेक्टिविटी बोल देते हैं, इसको फिर हम ऑब्जेक्टिव, वस्तुनिष्ठता बोल देते हैं। किसी भी चीज को वस्तु की तरह देखना, वस्तु की तरह देखना। और जब हम ऑब्जेक्टिविटी इसको बोल देते हैं तो ऑब्जेक्टिविटी जब बोलेंगे तो वस्तु की तरह देखना शुरू करेंगे। और जब हम, तो इसमें आपने सिलेबस में लिखा भी होगा, ऑब्जेक्टिविटी वगैरह लिखा होगा। और बहुत से लोगों ने कहा कि शुरू में हमने देखा कि इसको पूरी तरीके से वस्तु की तरह देखने की कोशिश की गई, लेकिन ह्यूमन बिहेवियर जो है, जब हम और समझना शुरू किए, जब मनोविज्ञान और बढ़ा, न्यूरो और बढ़ा, सोशियोलॉजी की अपनी समझ और बढ़ी समय के साथ, तो ये समझ में आने लगा कि नहीं, इंसान कोई गुड्स नहीं है, पूरी तरीके से कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ऑब्जेक्टिविटी पूरी तरीके से पॉसिबल नहीं है। फिर हमने और भी मेथड खोजने की कोशिश की कि जिससे हम सच्चाई को जान सकें। सच्चाई को जान सकने के लिए हम बहुत सारे मेथड्स का यूज़ करते हैं, है ना, बहुत सारे तरीकों का उपयोग करते हैं जिससे हम जानें कि सच में बात क्या है। तो हम सवाल पूछ सकते हैं बहुत सारे लोगों से, है ना, मतलब सर्वे वगैरह कर सकते हैं, और मेथड्स और भी हो सकते हैं। और दो तरीके से हम देखने की कोशिश करते हैं किसी भी चीज़ को। एक तो हम होलिस्टिक व्यू में देख रहे होते हैं, जैसे इस पूरे को देख रहे हैं। जब पूरे को देख रहे हैं तो हम सब गैस करेंगे कि इसका जो व्यवहार है ये पूरी तरीके से इस पे निर्भर है, ऐसा है वैसा है। और जब इस तरीके से सिर्फ यही वाला डेवलप कर लेते हैं तो इसको हम पॉजिटिविज्म बोल देते हैं। इस पूरे को देख रहे होते हैं, इस पूरे को देख रहे हैं तो इसको हम स्ट्रक्चर भी बोल रहे होते हैं।
ध्यान से लेकिन जब हम देख रहे होते हैं तो ये जो व्यक्ति है ये पूरी तरीके सिर्फ इस पे नहीं बंधा होता, जैसे आप नहीं बंधे होते हो, बल्कि ये संबंध आपको मजबूर तो करते हैं, आपके व्यवहार के खास पैटर्न को देखते हैं, लेकिन इसके अलावा भी आप कुछ बदलते हो, तो इसके लिए हम वर्ड एजेंसी यूज़ करते हैं। तो ये आप कितना पावरफुल हो और स्ट्रक्चर कितना पावरफुल है, ये भी टाइम और स्पेस का मैटर है। उसके लिए भी वही सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन में जाएंगे हम, जो हमने समाजशास्त्री परिकल्पना की बात की थी, और इसकी जीवनी को देखेंगे और इतिहास को देखेंगे। इतिहास क्या है? समय और स्थान के सापेक्ष जो घटना घटी है ना, उर्दू में तारीख बोलते हैं उसको। गांव में अलग इसकी क्षमता कितनी होगी, महिला होगी तो ये इस पूरी संरचना के खिलाफ कितना काम कर पाएगी, पुरुष होगा तो कर पाएगा। अलग अलग जातियों में है, शहर में है, दिल्ली में है, अमीर है, गरीब है, आप देखोगे तो संरचना और एजेंसी के रिश्ते बदलने लगेंगे समय और परिस्थिति, टाइम स्पेस एंड, है ना, के हिसाब से बदलना लगता है। तो बायोग्राफी एंड हिस्ट्री दो टर्म ध्यान में रखेंगे। यहाँ तक हम आए यहाँ पे। इसके साथ ही जब हम ये पूरे होलिस्टिक व्यू में देख रहे होते हैं तो जिन अध्ययन पद्धतियों की बात करते हैं उसको हम मैक्रो बोलते हैं। और जब इंडिविजुअल बिहेवियर को, दो लोगों के आपसी व्यवहार को देखने की कोशिश करेंगे, जैसे दो लोग आपस में बात कर रहे हैं तो किस तरीके से कर रहे हैं, एक दूसरे की भाषा क्या है, भाषा को इंटरप्रेट कैसे कर रहा है सामने वाला, उस साइन संकेत को कैसे समझ रहा है। अब विक्ट्री ऐसे लिखा है ना, और ऐसा माने जोक भी हो सकता है, तो हर साइन और सिंबल का कल्चर के हिसाब से, भाषा के हिसाब से, सामने वाले की इंटरप्रिटेशन के हिसाब से बदलाव होता रहता है। तो जब हम इसको छोटे स्तर पे देख रहे होते हैं और भाषा को विशेष रूप से अध्ययन का केंद्र बिंदु बनाते हैं, तब हम इसको जो है माइक्रो सोशियोलॉजी बोल देते हैं, माइक्रो मैथोलॉजीज बोल देते हैं। और जब बड़े स्तर पे देख रहे होते हैं तो उसको हम मैक्रो बोल देते हैं। मैक्रो का कभी भी मतलब होता है कि हम अपने आप को थोड़ा ऊंचाई पर ले जाकर के, जब पूरे गांव को आप देखेंगे या आप अपने मोहल्ले को देखेंगे, खुद को ऊपर ले जाके देखेंगे, तो लोग अलग अलग तरीके से अंतःक्रिया कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं, कैसे एक रिलेशनशिप के एक पैटर्न पे सब लोग बंधे हुए हैं, कौन किससे कितना जुड़ा है, कौन सा रिश्ता कितना महत्वपूर्ण है, कौन कितना दबाव मूलक है, कौन कितना प्रेशर जनरेट कर रहा है, कौन कम कर रहा है, कौन ज़्यादा कर रहा है। ये बहुत तरह की हम चीज़ों को समझ पाने में सफल हो जाते हैं। तो जब हम चीज़ों को समझ ले रहे होते हैं तब हम उसको मैक्रो बोल रहे होते हैं। और आप लेकर के आकर के घर के अंदर खड़े कर दो खुद को और देखो कि पापा मम्मी से कैसे बात कर रहा है, लैंग्वेज क्या है, उसका इंटरप्रिटेशन माँ कैसे कर रही है ना, पिताजी ने आँख ऐसे की तो उसका क्या मतलब हुआ। अब दक्षिण भारतीय पिक्चर मत देख लीजिएगा कोई कि ऐसे किया तो उसका पुलिस वालों ने कुछ मतलब निकाल लिया। तो ये माइक्रो और मैक्रो सोशियोलॉजी की बात हुई, थोड़ा सा अध्ययन पद्धतियों की बात हुई थोड़ी सी। आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखिएगा ये मूल अवधारणाओं फंडामेंटल्स ऑफ सोशियोलॉजी की मेजर हेडिंग है। जो मेजर हेडिंग होती है, बताया जा रहा होता है कि उसके अंतर्गत ही चीज़ों को कहा जा रहा है ना। तो फंडामेंटल्स लेकर के ही हम उसको चलना शुरू करेंगे। मेथड्स हैं, थिंकर्स हैं, स्ट्रैटिफिकेशन और मोबिलिटी है, वही देखेंगे, वही सिद्धांत है। स्त्रीकरण ऐसा माना जाता है, कल हमने थोड़ी सी चर्चा की थी, पिछली क्लास में थोड़ी सी चर्चा की थी हमने। तो ये वाला, जैसे धरती है, धरती अलग अलग स्तरों में बटी होती है, समाज भी बटा होता है। लेकिन समाज बटा रहेगा तो किन चीज़ों के साथ बटा रहेगा? अब आप देखेंगे इसका जो सोशल नेट है ये अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, ठीक। अब यहाँ पे आप जाति को भी रख सकते हो, बेस अलग अलग होता है, कास्ट के बेस पे भी, यहाँ पे पैसे के बेस पे भी, आप है ना, मनी के बेस पे, उसको हम क्लास कह देते हैं। तो आप देखते हो इस स्टेटा में इसका जो सोशल नेट है, ये लोग किस तरीके से एक्सेप्टेंस एक दूसरे को देते हैं, फिर इनका इनके प्रति क्या एक्सेप्टेंस है, इनका इनके के प्रति क्या एक्सेप्टेंस है, कितना एक दूसरे के ऊपर क्या किस तरह का रिलेशनशिप है। एक स्टेटा का दूसरे स्टेटा से रिलेशनशिप भी होता है और हर स्टेटा का आपस में भी रिलेशनशिप नेटवर्क होता है, ठीक।
तो ये स्त्रीकरण है। अब ये इसके बहुत से नुकसान भी हैं। अब ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो हमने बहुत समझा हुआ है, अभी डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे और अच्छे से समझेंगे। आप जानते हैं आज हमारे यहाँ जाति को लेकर के, अब यहाँ पे आपस में जुड़े हुए होंगे तो ये पोलराइजेशन के चांसेस भी होंगे, तो ये पॉलिटिक्स में वोटिंग बिहेवियर में भी दिख जाएगा। ये वोट भी दे देते हैं तो इनका नेता भी अलग हो जाता है, लीडर भी अलग हो जाता है, कास्ट एंड पॉलिटिक्स आपको दिखने लगेगी। तो जब आप इस डेटा को ध्यान से समझेंगे, उस नेटवर्किंग को समझेंगे, तो आप देखेंगे कि वो क्यों इस तरीके से बिहेवियर है, उसका किस तरीके से व्यवहार है। तो सोशियोलॉजी में बड़े आराम से आप इसको समझ सकते हो। इस वाले स्टेटा का लीडर फिर अलग हो जाएगा, इसका अलग हो जाएगा। और कास्ट एंड पॉलिटिक्स में जब बदलता है, चूँकि मैंने बोला कि समय के साथ चीज़ें बदलती जाती हैं, आज चीज़ें बदल गई हैं। आज जब हम रिसोर्स, संसाधन कहते हैं, रिसोर्स जिसको आप बोलते हो, जिसको आप पावर बोलते हो, इस तक पहुंच के लिए लोग आपस में, अलग अलग जातियां आपस में इकट्ठा भी होती हैं और मिल कर के भी वोट कर देती हैं। तो कास्ट एंड पॉलिटिक्स डेवलप होता है। इसका नुकसान क्या है, कैसे इसको, तो इसमें अनटचेबिलिटी वगैरह भी पढ़ना पड़ेगा, अस्पृश्यता पढ़नी पड़ेगी, बहुत कुछ है। पेपर 2 में जब चले जाएंगे आप तो, और या काले गोरों के बारे में पढ़ेंगे, रेस के बारे में पढ़ेंगे, ये कैसे, जैसे नेल्सन मंडेला वगैरह लड़ाई लड़े, तो इतिहास में वो लड़ाई लड़े, सब कुछ है। लेकिन सोशियोलॉजी के अंतर्गत आपको फिर ये समझना पड़ेगा कि जब आप काले और गोरों का भेद करते हो, तो गोरों को कालों ने, जो ये शक्ति, ये संस्था था, इंस्टीट्यूशंस थी, सबको कैसे होल्ड किया और इनको क्या क्या नहीं मिला, और फिर कैसे इनका डेवलपमेंट प्रभावित होता रहा, कैसे इनका विकास प्रभावित रहा, कैसा इनका जीवन नर्क हो गया। और ये हमेशा ध्यान रखिएगा, पिछली क्लास में मैंने बताया था कि आप, इंसान भी जो है उसी जंगल की तरह है, जहाँ एक पेड़ अगर ज़्यादा संसाधन ले लेगा तो दूसरा कम लेगा। फिर इसमें थियरीज ऑफ पावर वगैरह इसमें नहीं होंगी तो आगे वाले में होंगी। ठीक, फिर हम देखते हैं कि अगर ये पैसा कमाता है तो इधर वाले में मोबिलिटी नीचे से ऊपर चला जाता है। अगर आप यहाँ के हिस्से हो जाते हैं तो आपका जीवन आसान हो जाता है, आपके डिसीजन अपने ले सकते हो, शादी कर सकते हो, जीवन जी सकते हो, सुविधाएं ज़्यादा हैं, लाइफ चांसेस ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं आपके पास, अच्छा जीवन अवसर हो जाता है, स्कूल अच्छा, कॉलेज अच्छा, घर अच्छा, एसी, टीवी, फ्रिज अच्छा, और जो यहाँ से नेटवर्क बनेगा, सोशल नेटवर्क, वो अच्छा, वो डिफरेंस, तो उन सब का बेनिफिट होता है ना। मिल्स ने आगे वाली यूनिट में होगा, उन्होंने बताया था कि जो ऊपर वाले स्टेटा में लोग रहते हैं उनके बच्चे एक जैसे स्कूलों में पढ़ते हैं, वो एक जैसे होटल्स में जाते हैं, एक जैसे क्लब में जाते हैं, और तो जब सब एक ही जगह मिलेंगे, एक जैसी जगहों पे जाएंगे तो मुलाकात होती रहती है, तो आपस में जो नेटवर्क बनता है, वो जो हमने शुरू में देखा, वो बड़ा मजबूत सा बनता है। वो बनता है तो फिर वो कहानी कुछ और लिख देता है ना। इस बार मुख्य परीक्षा में सवाल भी आ गया मिल्स के ऊपर, आता रहता है, सवाल आसान है, समझ बढ़ाएंगे तो फिर है। वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ में भी वही जुड़ा हुआ है कि वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ में भी आपको ये समझना पड़ता है कि असल में इस स्टेटा में रह करके आप जब कोई काम कर रहे हो, आपका जो आर्थिक जीवन है, यहाँ पे जो जिस संबंधों से आप जुड़े हुए हो, वो आपको किस तरह के काम करने का मौका दे रहा है, यहाँ आप कितना पढ़ सके, क्या शिक्षा मिल सकी, आपका सोशल नेटवर्क आपको कहाँ तक पहुँचाने में सफल हुआ। यार हम लोग ना बहुत नीचे वाले में थे, ठीक है, कास्ट अब का कोई बहुत यूज बचा है नहीं कि जाति के आधार पे कोई किसी को बहुत प्रिविलेज या विशेषाधिकार मिल गए, बढ़िया स्कूल मिल गया, बढ़िया कॉलेज, बढ़िया संबंध, बढ़िया नेता, बढ़िया, ऐसा कुछ होता नहीं होता। अब सिर्फ पैसे के बेस पे होता है। तो क्लास सिस्टम ही फंक्शनिंग है। क्लास, ये जो वर्ग व्यवस्था है, वर्ग मतलब पैसे के आधार पर ऊँचा नीचा जब बढ़ रहा है स्टेटा में, तो इसको हम वर्ग बोल देते हैं। और नीचे से ऊपर जब जा सकते हैं तो गतिशीलता बोलते हैं, मोबिलिटी बोलते हैं। धीरे धीरे इन शब्दों को और अच्छे से समझेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। तो आजकल इस पे कुछ होता है नहीं, ये सिर्फ जाति और राजनीति के साथ काम करती है। हाँ, राजनीति में जब किसी के लीडर ऊपर आते हैं तो उनकी जाति के लोगों के लिए थोड़ा सुविधाएं और चीज़ें बढ़ती हैं, लेकिन क्या बढ़ती हैं, कैसे बढ़ती हैं, आप भी समझ रहे हो, हम भी समझ रहे हैं। अब जो है भारत में वर्ग व्यवस्था ही है, जिसके पास पैसा है
उसकी सब कुछ पहुंच है। क्योंकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत यही होता ही है कि जब ये मॉडल कैपिटलिज्म का डेवलप होता है तो उसमें यही व्यवस्था होती ही है कि जिसमें जिसके पास पैसा है उसके पास सब कुछ है। अब एक बच्चा है, इसको सारी सुविधाएं मिल रही हैं, स्कूल बढ़िया मिला, सब कुछ मिला, पूरा वातावरण अच्छा है, माँ बाप पढ़े लिखे हैं, सब कुछ जो संभव चीज़ें हैं वो सब बेहतर हैं, जो पॉसिबल चीज़ें हैं वो सब कुछ बेहतर है। तो इसकी सोच, इसकी समझ, इसका कॉन्फिडेंस का लेवल, इसका सब कुछ अलग होता है, इसकी पढ़ाई का लेवल अलग होता है। और ये जो बच्चा होता है ये भी एग्ज़ाम दे रहा है आईएएस का, और एक नीचे के स्टेटा का बच्चा है, उसको कुछ नसीब नहीं हुआ, स्कूल खराब, टीचर खराब, माँ बाप कम पढ़े लिखे, उपभोग अच्छी चीज़ों का कंजम्पशन नहीं कर पाया, इनइक्वालिटी अलग थी, डिप्रेशन अलग है, कॉन्फिडेंस का लेवल अलग है, कुंठाएं अलग हैं, फ्रस्ट्रेशन अलग है। अब ये भी आ रहा है और फिर आप एक वर्ड लिख देते हो खाली मेहनत, हाँ, एफर्ट। फिर आप वो जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और दशरथ मांझी और सब कुछ। बेटा देखो, यहाँ पे जो एग्ज़ाम में हो रहा है, जो रूरल बैकग्राउंड के लोग पीछे रह गए अर्बन, देखो ये चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो और आपको लग रहा है इंग्लिश मीडियम में कोई टीचर या कोचिंग कोई बहुत मजबूत है, सुपरस्टार पढ़ा रहे हैं वहाँ पे, हिंदी मीडियम में कोई कमज़ोर पढ़ा रहा है, या गांव वाले बच्चों को जो उपलब्ध हो रहा है वो नहीं, आप जाओगे, आप ध्यान से देखोगे तो इंग्लिश मीडियम में वही हो रहा है। जो अच्छे घरों के बच्चे हैं, आईआईटी से पढ़ के आए या जो बड़ी जगहों पर रहे, कोई फॉरेन रिटर्न आता है, एक बार एग्ज़ाम देता है, क्रैक कर जाता है। क्योंकि इसका एजुकेशन का पैटर्न वही है, इसका नेटवर्क वैसा, ये पूरे वातावरण ने उसको वैसा ही बनाया हुआ होता है। और ये यहाँ पे सिर्फ क्या करता है, वही उसका कॉन्फिडेंस का लेवल जो होता है, एक प्री में उसको 5 सवाल एक्स्ट्रा करा देता है। क्योंकि प्री में ना आप गेस करोगे, एलिमिनेशन से आप जो है आंसर को पाते हो। और ये बच्चा मेहनत बहुत कर रहा है लेकिन वही 5 क्वेश्चंस पीछे रह जा रहा है। और जब पीटी में स्क्रीनिंग हो गई, मेन एग्जाम में आता है, इसको कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं आता इसको, यार इसको भी पढ़ा रहा हूँ मैं, इसको भी पढ़ा रहा हूँ। अगर किसी को लगता हो कि सुपीरियर है तो ये भ्रम है उस बच्चे का, है ना। पढ़ाई इसने भी नहीं की हुई है, ये ज़्यादा मेहनत करके आ रहा है। लेकिन दिक्कत ये है कि यहाँ ये बच्चा रटने की कोशिश करता है, क्योंकि चीज़ों को सोचने समझने की, उसको अप्लाई करने के लिए हिम्मत ही नहीं है उसमें। और यूपीएससी एप्लीकेशन का गेम है, तो वो एप्लीकेशन को यूज़ करने के लिए करंट की न्यूज़ को जोड़ेगा, कुछ ना कुछ घटना को जोड़ेगा, तभी आप आपके एप्लीकेशन को उसका जो उपयोग है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, उसी को टेस्ट करना है कि आप उन चीज़ों को समझ पाए हो कि नहीं, कॉन्सेप्ट्स को। तो वो सवाल जोड़ेगा। अब ये इसके पास गट्स से जोड़ जाड़ के 4 लाइन लिख देता है, इसके पास नहीं है, ये नहीं लिख पाता है। तो एक पहले यहां से छाट गया और फिर यहां पे पता लगता है कि 50 नंबर का यहां पे डिफरेंस आ जाता है। हाँ, 50-60 वही तो होता है यार, 50-60 मार्क्स। थोड़ा कॉन्फिडेंस का लेवल है, चीज़ों को समझिए, उसको सही से अप्लाई करिए, चीज़ों का उपयोग करना सीखिए, और यहाँ से 5 क्वेश्चन बढ़ाइए, यहाँ से बढ़ाइए और सेलेक्ट हो जाइए। तो जो ये स्ट्रेटा है, जो स्तर हैं स्ट्रेटिफिकेशन में, ये वैसा ही है बेटा। जैसे हमने जंगल की बात की थी, ये पेड़ों की बात की थी, वही चीज़ आप खुद पे नहीं मानने को तैयार हो, लेकिन आप पर्यावरण के लिए मान लोगे कि ज़मीन खराब है तो पेड़ ऐसा हुआ। रेगिस्तान में आप जो है वो गुलाब तो शायद हो जाता हो नहीं, कमल, और जो फूलदार पेड़ और दुनिया भर के जंगल, बढ़िया जानवर, तितलियाँ, वो सब आपको नहीं नसीब होती। लेकिन अगर ज़मीन अच्छी है, बाकी सब कुछ अच्छा है, तो इसको कम मेहनत में ग्रो कर जाता है ये। तो पैटर्न बदलना पड़ेगा हमें पढ़ाई के लिए, पैटर्न बदलेंगे तो सब कुछ है। अब इस जब हमने सोशियोलॉजी में समझा कि यार ये सब कुछ इसको मिला है, यहाँ पे नहीं मिला है, तो अब ऐसा नहीं कि ये बन नहीं सकता, बनेगा इससे ही, लेकिन इसका डायरेक्शन सही होना चाहिए, इसकी दिशा सही होनी चाहिए। आपको जो है चीज़ों को पढ़ करके सोचना समझना है। एप्लीकेशन, अगर आप सोचते समझते नहीं हैं और डे टू डे लाइफ में आपको आपका सब्जेक्ट चाहे जीएस हो चाहे ऑप्शनल हो नहीं दिखता है, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ये तय है आईएएस में। बाकी आप स्टेट पीसीएस के लिए, क्योंकि स्टेट पीसीएस मेमोरी का एग्जाम है, रटोगे हो जाओगे, और वहाँ ये फाइट नहीं कर रहा है। अब वहाँ पे भी आने लगा तो ये भी वहाँ पे भी ये दिखने लगे। ठीक, तो ये सोशल स्ट्रैटिफिकेशन कैसे इम्पैक्ट करता है।
इसका फ़ायदा क्या है, इसका नुकसान क्या है। अब फ़ायदा भी एक होता है, जैसे गरीब जब समाज होता है, इसके पास एक्सेस नहीं है, तो यहाँ रिलेशनशिप, यहाँ पर जो रिश्ते होते हैं वो बहुत मजबूत होते हैं। यहाँ फूफी, बुआ, ताई, नानी, चाची, ये पड़ोसी के दुनिया भर के रिश्ते बने पड़े रहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, एक सामाजिक संगठन बहुत मजबूत होता है। जब सोशल ऑर्गेनाइजेशन मजबूत होगा तो एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं। कोई मर जाता है तो पता लगता है जहाँ मर जाता है वहाँ पे भी दफन करने के लिए, जलाने के लिए घाट पे भी। अब आजकल तो कोरोना में कोई नहीं जा रहा है, लेकिन वैसे यहाँ पे पता लगता तो 100 लोग पहुँच जाते थे। इनके यहाँ कोई मर भी जाता है तो भी एक बस होती है, बस में भी 5 लोग बैठे होते हैं, 10 लोग बैठे होते हैं। तो यहाँ पे जहाँ गरीबी होती है, अगर कहीं पे बहुत सोसाइटी स्ट्रांग है तो ये समझ लीजिएगा कि वहाँ पे संकट बहुत आते हैं। चाहे वो रेगिस्तान होगा या पहाड़ होगा, जीवन मुश्किल होगा, या गरीब होंगे, या झुग्गियाँ होंगी, या गांव होगा खेतीहर, है ना, खेती पे जीवन चलता होगा, सुविधाएं नहीं होंगी। तो कोई भी दिक्कत आने पे सबसे पहले ये वनरेबल हो जाते हैं, भेद्य हो जाते हैं, सबसे ज़्यादा नुकसान इनको होता है। तो यहाँ पे ये सामाजिक संगठन इनको बचाता है। तो यहाँ पे वो भी ठीक है, और यहाँ पे ज़रूरत नहीं हो जाती, क्योंकि इनकी पहुँच अच्छे अस्पतालों तक हो जाती है, अच्छी शिक्षा तक हो जाती है, भोजन तक हो जाती है, चीज़ें स्टॉक कर लेते हैं, अच्छी दवाओं तक है, सब कुछ पहुँच है इनकी। आपने इस बीच में देखा भी होगा। तो यहाँ पे सामाजिक संगठन कमज़ोर होने लगते हैं। लेकिन यहाँ पे भी सोशियोलॉजी है, यहाँ पे भी सोशियोलॉजी है, दोनों को हम समझ लेंगे धीरे धीरे। तो स्ट्रैटिफिकेशन को और डिटेल पढ़ेंगे और चीज़ों को समझेंगे, देखेंगे, ऐसा डिटेल करेंगे। इसके बाद आपकी जो यूनिट है पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी, ठीक। तो यहाँ पे ये बताया जाता है कि जो सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट है पावर का, जैसे हम बात कर रहे थे स्ट्रैटिफिकेशन में कि शक्ति पहले कितनी है, तो शक्ति सीमित है, कुछ लोग बोलते हैं असीमित है, समय के साथ बढ़ती जाती है। शक्ति का संबंध संसाधनों की पहुँच से है, संसाधनों पे नियंत्रण से है ना, कंट्रोल ओवर द रिसोर्सेज से है पावर का मतलब, है ना। पावर का सेंस हो जाता है कि आपकी बिना इच्छा के कोई अपनी बात मनवा सके। तो मनवाने के लिए हमेशा बंदूक नहीं चाहिए होता, वो हम मिसकंसेप्शन है। आजकल जिसके पास पैसा है उसकी बात सुनते हैं लोग, क्योंकि समय बदल गया है ना। पहले जब चंगेज़ खां का पीरियड होगा तब अलग तरीका रहा होगा, राजा महाराजाओं का अलग तरीका रहा होगा, डकैतों का अलग तरीका रहा होगा। आजकल डेमोक्रेसी है, स्टेट है, नेशन है, और इन सब के बनने से ये पावर स्ट्रक्चर कैसे बदला है। लोकतंत्र आने के बाद लोगों ने वोट दिया, उनके नेता हैं, संसाधनों का नियंत्रण है, पहले से तो अच्छा है ये। लेकिन पहले स्कूल नहीं थे, अब चलो राजनीतिक दबाव में ही, व्यवस्था में ही जो नया सिस्टम है, कुछ स्कूल तो आए, कुछ अस्पताल तो आए, कुछ तो हुआ है। अब कितना हुआ है, कैसा हुआ है, वो इसमें देखेंगे, हम समझेंगे, और क्या कारण है जिस कारण से सब कुछ नहीं हो पाया है ना। फिर उसका सामाजिक आंदोलन होते हैं, जैसे किसान मूवमेंट कर रहा है, सोशल मूवमेंट्स हो रहे हैं, तो ये कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ये दबाव समूह, प्रेशर ग्रुप एक टर्म होता है। सरकार पे दबाव डाल रहे हैं कि पॉलिसी को बदलो, है ना, और क्यों नुकसान हो रहा है किसानों का। ये सब भी मुद्दे हैं, हमको पढ़ने हैं सब। दलित आंदोलनों में कैसे हो रहा है, महिलाओं की स्थितियां कैसी हैं, महिलाएं कैसे संगठन बनाती हैं, इस नेटवर्क से खुद को, इस नेटवर्क में जो महिला बंधी पड़ी है वो खुद की आज़ादी के लिए हर जगह की महिलाएं कैसे अलग अलग जगह पे जुड़ रही हैं, फेसबुक से लेके अलग अलग जगहों पे है। कैसे ये एक जैसा, अगर वोटिंग भारत में तो नहीं हुआ है, दुनिया के देशों में हुआ है, कैसे महिलावाद, महिला आंदोलन, है ना, विमेंस मूवमेंट, ये सब पैदा हुआ और इसने पॉलिटिक्स को अफेक्ट किया, फिर स्टेट पावर को अफेक्ट किया और अपने लिए, है ना, लॉ रूल्स डेवलप कराए, कैसे इक्वलिटी की ओर बढ़े, कैसे वो सब कुछ बदला दुनिया में। समझना है आपको। कुछ आप हिस्ट्री पढ़ोगे, अलग अलग विषयों में देखोगे, लेकिन सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट थोड़ा सा अलग होता है। सोशियोलॉजी के साथ अच्छा होता है कि ये हम, चूँकि सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन में हिस्ट्री भी है और बायोग्राफी भी है, तो इस महिला की आज़ादी के लिए टाइम और स्पेस का मैटर हो जाएगा। तो
हम जब फेमिनिज्म वगैरह पढ़ते हैं तो पहली लहर, दूसरी लहर, तीसरी लहर, ये सब पढ़ते हैं कि पहले महिलाएं कितनी संगठित हो पाई, कैसे ये संगठन बने, कितना रिप्रेजेंट कर पाई, कैसे यहाँ पे अपनी भागीदारी है ना, यहाँ पे अपना पार्टिसिपेशन बढ़ाती हैं, फिर यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन बढ़ा उनका, वहाँ बढ़ा, तो ये कैसे बदला, ये चेन कैसे बदली, ये सब समझना है हमको। डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत सारे टॉपिक कवर हो जाते हैं, ये सब कवर करके जीएस का बड़ा एरिया भी कवर हो जाता है। फिर रिलीजन है, धर्म कैसे जोड़ता है। धर्म भी स्टेटा में गरीब लोगों के लिए ज़्यादा उपयोगी है। धर्म आजकल राजनीति का कितना क्लोज रिलेशन है आप तो दिख ही रहा होगा सब कुछ। हाँ, और धर्म टेररिज्म को भी बढ़ाता है, आतंकवाद को भी बढ़ाता है। धर्म अच्छी चीज़ को भी बढ़ाता है, धर्म में अच्छी शिक्षाएं भी होती हैं। धर्म राजनीति के आकर कट्टरपंथी को ऊपर भी बैठा देता है। धर्म कभी कभी रिफॉर्मिस्ट भी हो जाता है ना। जैसे कैथोलिक थे तो उसमें जो क्रिश्चियंस में जो प्रोटेस्टेंट आए तो वो सुधारवादी लोग थे। हमारे यहाँ भी बहुत सारे हैं, कबीरपंथी हैं, है ना, यहाँ पे निरंकारी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो ये धर्म से ही निकले हुए हैं। तो ये लोग कैसे उस पर सुधार करते हैं, किसका क्या नाम है, किसको क्या बोला जाता है, वो सब हमको जानना है, इसमें समझना है। कौन किससे कैसे अलग हो जाता है, मतलब दो शब्दों के बीच में क्या अंतर है, ये हमने कहा था कि ये शुरू हमेशा ध्यान में रख करके इसको चलेंगे। तो इन चीज़ों को आपस में अलग करके समझेंगे, इम्पैक्ट देखेंगे। एक ही समाज के अंदर जो बहुलवाद होता है, प्लूरलिज्म होता है, उसमें बहुत सारे धर्म, बहुत सारे पंथ यहाँ पे साथ साथ रहते हैं और एक दूसरे की चीज़ों को समझते हैं, एक दूसरे से प्रभावित होते रहते हैं। कैसे बदलता है भारत, इसीलिए खूबसूरत मुल्क है बहुत, है ना। यहाँ हम असल में बड़े प्यार मोहब्बत से रहते हैं, हमारा टॉलरेंस लेवल बहुत हाई है। ये तो थोड़ा नेता होता जी लोग कह रहे हैं राजनीति है, वोटिंग बिहेवियर में बदलने के लिए करते हैं, लेकिन हमारी डे टू डे लाइफ में धर्म उतना परेशान नहीं करता है। लेकिन हाँ, याद रखिएगा, धर्म उस सोशल नेटवर्किंग को, इसका जो हिस्सा है, इसको जिस बहुत मजबूती से पकड़े हुए होता है, और बहुत मजबूती से पकड़े हुए होता है। जिस दिन आप इस व्यवहार को बदलने की कोशिश करते हो, एक ही धार्मिक समूह में अपने बिहेवियर को बदल रहे हो, अब महिला को ले लो, हिंदू महिला को ले लो, मुस्लिम महिला को ले लो, अलग अलग जातियों के ले लो, पारसी को ले लो, हाँ, अलग अलग को ले लो, तो आप अब देखो खुद भी आपको समझ में आएगा। तो अच्छा भी है, बुरा भी है, कैसे हम इसको जान करके बिहेवियर को पकड़ सकते हैं। ये संगठन है, ये समूह है, ये कैसे समाज को जोड़ रहे होते हैं। अच्छा भी है, बुरा भी है, और कैसे व्यक्ति को गुलाम भी बना रहा होता है धर्म, कैसे उसकी पीड़ा से की अनुभूति नहीं हो पाती उसको, कैसे वो मजबूर होकर एक बड़े से ग्रुप में बंधा रह जाता है ना। और कैसे इसी जुड़ाव का फायदा राजनीति ले लेती है, पॉलिटिक्स कैसे ले लेती है, कैसे ही एक का हिस्सा कम होता है तो कैसे उसके लोग उसको समझा के फंडामेंटलिज्म की ओर लेके चले जाते हैं, है ना। दुनिया में कहाँ कहाँ हुआ, ईरान में हुआ, अफगानिस्तान में हुआ, भारत में कहाँ कहाँ हो रहा है, कहाँ कहाँ ये हमको चीज़ें दिख रही हैं। पूरी दुनिया को समझना है बढ़िया तरीके से। इसके बाद फैमिली वगैरह है, परिवार, पैट्रियार्की। इसमें बाकी आप फैमिली वगैरह को जानते हो, कैसे प्रॉपर्टी बेटों को कैसे मिलती है, लड़कियों का क्या हिस्सा है, कानून आता है तो क्या बदलता है, और है ना। पैट्रियार्की का मतलब यह है कि यहाँ पे हम जिस सोशल नेटवर्क का हिस्सा हैं, अगर इस परिवार में अपनी बहन को देख लें और ख़ुद को देख लें, तो जब हम बहुत ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं तो हमको समझ में आ जाता है कि हमें बहुत सारी आज़ादी नसीब होती है, बहुत सारी फ्रीडम मिल रही है ना, लेकिन हमारी सिस्टर को नहीं मिल रही होती है ना। उसे बहुत सारे हक नहीं मिल रहे होते, बहुत सारे राइट नहीं होते। इनको बहुत सारे राइट होते हैं, और जब हक नहीं होते, राइट नहीं होते हैं, आज़ादी नहीं होती है, तो इसकी जो टोटल जो इसका डेवलपमेंट है, जो कुल उसका विकास है, जो पॉसिबल डेवलपमेंट है ना, सोशल डेवलपमेंट जिसको हम बोलते हैं, वो अफेक्ट कैसे हो रहा होता है, प्रभावित कैसे हो रहा होता है, उन सारे प्रोसेस को समझना होता है।
तो उन सारी प्रक्रियाओं को समझना है। उस कारण से महिलाओं की स्थिति बहुत खराब हुई है, पैट्रियार्की बहुत मजबूत रही है, भारत में भी रही है, दुनिया के अन्य देशों में भी रही है। तो पैट्रियार्की को भी समझेंगे डिटेल से। पितृतंत्र बोलते हैं पैट्रियार्की को। और फिर सोशल चेंज इन मॉडर्न सोसाइटी। अब वही वाला है कि जो एक टाइम स्पेस से, एक टाइम एंड स्पेस, यहाँ सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन की बात की हमने, है ना, आदमी की बायोग्राफी और हिस्ट्री, फिर ये, फिर टाइम स्पेस 2, टाइम स्पेस 1, टाइम स्पेस 3, समय स्थान 3। इसमें जो बदला, ये जो बदलाव 1 से 2, 2 से 3 कैसे बदलता है, क्या ये साइक्लिक है, समय के साथ वैसा ही आ जाता है कुछ चीज़ों में, या ये ऐसे ही बदलता चला जाता है ना, सिंपल से कॉम्प्लेक्स, सरल से जटिल हो जाता है। अगर ऐसे ही बदलता जाता है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स होता है तो इवोल्यूशन बोल देते हैं। ये अगर बदल रहा होता है तो इसको हम साइक्लिक बोल देते हैं। ये सिद्धांत होते हैं। तो हम उसी सोशल नेटवर्क को, उसमें रहने वाले हर इंसान के हक को, है ना, उसके रोल को, उसकी पोजीशन को उस नेटवर्क में, उसकी आज़ादी को, उसके डिसीजन मेकिंग पे, उस पे पड़ने वाले प्रेशर को, ये इन चीज़ों को हम जज करते हैं, है ना। कपड़ा पहनने के तरीके से सब कुछ नहीं बदल जाता है, कपड़े पहनने से सब कुछ नहीं बदल जाता है। तो ये थोड़ा चीज़ों को समझना है। सोशियोलॉजिकल थियरीज़ हैं, कई सारे थिंकर्स हैं। और फिर डेवलपमेंट एंड डिपेंडेंसी है, यूनिट है, वो इस वाली निर्भरता सिद्धांत बोलते हैं। इसमें हमको समझना होता है कि दुनिया में 2 तरीके से समझना है। एक तो भारत के अंदर ये किस तरीके से विकास जो है वो कुछ लोग, खास लोगों के हाथ में ही पहुंच पाया है, और दुनिया में भी विकास जो है वो कुछ खास लोगों को, यूरोपियन कंट्रीज़ के हाथ में पहुंच पाया। अमीर अमीर होता गया, गरीब गरीब होता चला गया। ये कैसे हुआ है, ये इसमें हमको समझना है, इस प्रोसेस को समझना है ना। और ये कारक कौन से हैं जो परिवर्तन ला सकते हैं, चेंज ला सकते हैं। चेंज मतलब वही है कि आपके नेटवर्क में बदलेगा ना, आपके हक बदलेंगे, राइट बदलते हैं, स्ट्रेटा, पहले कास्ट था, फिर क्लास कैसे हो गया, वर्ग कैसे हो गया, आज पैसे का महत्व कैसे बढ़ गया, पहले जाति का महत्व ज़्यादा था, धीरे धीरे और कैसा बदलेगा सब कुछ। तो इसके एजेंट कौन है, तो कानून है, संविधान है, सबसे महत्वपूर्ण तो वही है। आजकल एंड्रॉयड, मैंने बताया था, जब तक हम सबके दिमाग में एक्सेप्टेंस नहीं आएगा तब तक आज़ादी नहीं है, तब तक उस व्यवहार को स्वीकार ही नहीं करेंगे लोग। तो इतना ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, इतना डायलेमा होगा कि फट जाओगे। और उसके बियॉन्ड बिहेवियर कोई व्यवहार कर पाना, बिहेव कर पाना पॉसिबल ही नहीं होता, संभव ही नहीं होता है। तो ये थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। तो टेक्नोलॉजी, एंड्रॉयड आया है तो कैसे बदल रहा है, कैसे इम्पैक्ट कर रहा है हमारे दिमाग के ऊपर, कैसे हम सबकी सोच एक जैसी होती जा रही है, कोरोना क्राइसिस के कारण क्या हो रहा है, संविधान जब लाता है तो क्या होता है, कानून बदलता है तो क्या बदलता है, शिक्षा कैसे बदलती है, दुनिया भर की चीज़ें। और ये हमेशा समझिएगा कि ये बदलाव लाने के लिए भी होता है, इनका उपयोग जो है बदलाव को रोकने के लिए भी होता है। कभी कभी बदलाव साजिशन होते हैं, बदलाव के नाम पे, है ना, लूटा जाता है। तो वो मार्क्सवादी तरीका है जो समझाता है हमको कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिस चेंज की बात की जा रही है उसमें कुछ गड़बड़ हो रहा है, हमारा एक्सप्लॉयटेशन बढ़ रहा है, और ये समाज के लिए, लोगों के लिए चीज़ अच्छी नहीं है। तो ये पेपर 1 का सिलेबस हुआ। पेपर 2 को बाद में देखेंगे, पेपर 2 को बाद में देखेंगे, ठीक। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि देखिए, पहले यहाँ पे हमको ना शब्दावलियों को समझना है, टर्मिनोलॉजीज को समझना है। और हमें, हमारा जो एनसीईआरटी पढ़ने का मकसद है वो हमको उन्हीं शब्दों के मीनिंग को, है ना, मीनिंग, जब हम किसी चीज़ की मीनिंग को जानेंगे तो मीनिंग का मतलब होता है कि पिक्चर, असल में ये सब कॉग्निटिव प्रोसेस होते हैं, संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं बोलते हैं इसको, जो दिमाग में चल रही होती हैं। उस वहाँ पे तस्वीर बननी चाहिए, साफ साफ इमेजिनेशंस होने चाहिए,
और दो तस्वीरों के बीच में हम डिफरेंशिएट कर सकें, है ना, विभेद कर सकें। यहाँ साफ कल्पनाएं होनी चाहिए, साफ तस्वीरें बननी चाहिए, ये समझने की कोशिश करनी है और इनका फिर हम यूज कर सकें, उपयोग कर सकें। जब तक, और फिर उपयोग तब कर पाएंगे जब हम इन सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने के बाद उनको इंटीग्रेट कर सकेंगे, उनको जोड़ सकेंगे आपस में। क्योंकि एक ही सोशल नेटवर्क को ही, अभी जैसे हमने वहाँ पे देखा, यहाँ पे जो लोग जुड़े हुए हैं, बहुत सारे सामाजिक संबंधों में हम जुड़े हुए हैं, ये सारे सामाजिक संबंध हमारे ऊपर दबाव डाल रहे हैं। तो एक ये शब्द आके होता है कि हम ऐसे बन कैसे गए। तो जब हम बन कैसे गए, तो हम बचपन से उन चीज़ों को सीखते जाते हैं। कैसे सीखा, वो कौन से थियरी हैं, वो कौन से प्रोसेस हैं। हम अपने पिता जैसे हो गए, अपने माँ को की तरह हो गए, अपने परिवार के जैसा सोचने लगे, अपनी जाति की चीज़ों को सोचने लगे और चीज़ों के बारे में एक जैसी समझ बनाने लगते हैं। अगर हमारी समझ एक जैसी ना हो तो लैंग्वेज काम नहीं करेगी। ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। किसी भी भाषा के लिए कल्चर जो शब्द होता है, संस्कृति जो शब्द होता है, वो तभी होता है कि जब हम सबके दिमाग में एक जैसी तस्वीर बन रही होती है ना, एक जैसी तस्वीर बन रही होगी। जब हरियाणा में रहने वाले लोग महिला लड़की बोलेंगे तो वहाँ पे जो लोग हैं उनके दिमाग में जो महिलाओं के प्रति सोच है, जो समझ है, जो तस्वीर, फिर जो इमेजिनेशन है, जो लड़का और लड़की का भेद है, और फिर उनके लिए जो सुविधाएं हैं, जो बाकी सब कुछ है, वो जो बनेगा हरियाणा में वो एक जैसा बनेगा खास एरिया में, है ना। और पूरे एरिया की बात नहीं कर सकते हम, बल्कि अब हमें इसके अंतर्गत ये भी देखना पड़ेगा कि एजुकेशन कि किस लेवल के परिवार में किस तरीके का बन रहा है। एजुकेशन में भी अलग अलग स्तर होंगे, है ना। पैसे का लेवल भी अलग अलग होगा स्ट्रैटिफिकेशन में, रूरल अर्बन में होगा, ये भी अलग अलग लोगों का अलग अलग बनेगा। तो इन चीज़ों को अलग अलग करेंगे, फिर हम देखेंगे कि ग्रामीण संस्कृति, शहरी संस्कृति, है ना, वर्ग संस्कृति, क्लास कल्चर, है ना, अर्बन कल्चर, रूरल कल्चर, है ना, एजुकेशन वाला में जो हायर एजुकेशन जो उनके हैं। तो अब तब हम ध्यान से देखने, तब हम उसमें अलग कर लेंगे, उस ग्रुप को अलग कर लेंगे, उस तरह के लोगों को अलग कर लेंगे, उनको समझेंगे अलग तरीके से, और फिर हम देखेंगे हरियाणा को। फिर आप अपने ज़िले में आइए, आप यूपी, बिहार, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु कहीं पे के हों, आपको ये समझने की कोशिश करनी है कि आप अपने एरिया में जाएंगे और इसको ध्यान से देखेंगे और हम समझेंगे कि चीज़ों के बारे में एक जैसी चीज़, एक जैसी अवधारणा कैसे लोगों के दिमाग में बन रही है। और फिर कुछ सवाल हैं वो आपको अपने आप से पूछने हैं, ये आपका होमवर्क है, अपने घर पे जाकर के पूछना है, अपने दोस्तों से पूछना है। जैसे आप ये पूछिएगा कि अच्छी पत्नी का मतलब या अच्छे पति का मतलब वो क्या समझता है, उसमें क्या गुण देखता है। आप ये ध्यान से देखेंगे कि आप खास शिक्षा के स्तर, आपके एरिया में रहने वाले लोग एक तरह की बात करेंगे, एक खास आर्थिक स्थिति जैसे वाले लोग एक तरह की बात कर रहे होंगे, अर्बन शहरों में रहने वाले लोग इन दोनों के साथ शहरी क्षेत्र जोड़ेंगे तो एक जैसा निकलेगा, ग्रामीण में एक जैसा निकलेगा। तो ये जो एक जैसी सोच समझ निकलती है, वही वो जो व्यक्ति है, जिस परिवार में है, वो जिन संबंधों से जुड़ा हुआ है, ये सब मिलकर उसे उसी तरह का सोशल एक्सेप्टेंस देते हैं और ये इस पे एक मजबूत दबाव देता है और ये कभी भी इससे आज़ाद नहीं हो पाता है। तो आज़ादी कैसे मिलेगी हम समझेंगे। फर्दर हम एनसीईआरटी वगैरह पे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास से। थोड़ा अभी हम धीरे धीरे चलेंगे। ये आपका होमवर्क है, आपको पूछना है, कम से कम 10 लोगों से आप इस पे चर्चा करेंगे और ये देखेंगे कि एक जैसा संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं, कॉग्निटिव प्रोसेस, जो मानसिक रूप से लोगों की सोच समझ है, एक जैसे मुद्दों पे एक जैसी कैसे है। वो शिक्षा को क्या समझते हैं, शिक्षा कितनी जरूरी है, पति का क्या अधिकार होना चाहिए, पत्नी का क्या हक होना चाहिए, है ना। तो चाहिए
तो आप फिर मैं बताऊंगा कि फिर ये क्या है, ये कब हम इसको वैल्यू, नॉर्म्स, अलग अलग शब्दावलियां हैं वो हम आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे, चीज़ों को समझेंगे। और एकदम निश्चिंत रहिए, स्कोर आएगा, लेकिन विषय को समझना पड़ेगा हमको, बहुत गहराई से समझेंगे, ज़िंदगी में दिखने लगेगा। सवाल बहुत हल्के होते हैं यूपीएससी के लिखने के लिए, है ना, और स्कोर बढ़िया से आता है। थैंक यू, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग।